प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है आपसे श्रीलंका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो प्यारे बच्चे, केलानी, कालू या फिर महावैली, क्या होगा सही जवाब? तो प्यारे बच्चों, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी क्या है आपसे मैं पूछूं तो इसकी राजधानी है प्यारे बच्चे आपकी, नई राजधानी जो बनी है, ठीक है जी, जयवर्धनेपुरे कोटे, जयवर्धनेपुरे कोटे इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? तो प्यारे बच्चों, मुद्रा है इसकी आपकी रुपया करेंसी है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसका अगर मैं बात करूं आपसे, इसका जो भाषा है, ऑफिशियल भाषा तमिल और सिंहली है। तो याद रखिएगा, सिंहली और तमिल यहां की भाषा है। सिंहली और तमिल प्यारे बच्चों यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां आपसे श्रीलंका की जो मतलब आप कह लो कि जो यहां का पशु है, पशु कौन सा है? तो पशु है हाथी। श्रीलंका का पशु कौन सा है बेटा जी? हाथी, जो राष्ट्रीय पशु है यहां का। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यह जंगल फाउल यहां का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी कौन सा है? तो फाउल यहां का राष्ट्रीय पक्षी है, फाउल। अगर यहां की मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है सबसे ऊंची चोटी। तो प्यारे बच्चों, इसकी पिदरू तलगला। तो याद रखिएगा, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पिदरू तलगला बेटा यहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। और प्यारे बच्चों, ये पाक जल संधि या पाक जल डमरू के द्वारा ये भारत से अलग होता है, पृथक होता है। सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, महावैली यहां की सबसे लंबी नदी है। तो पिदरू तलगला याद रखना है, कई बार एग्जाम में आई है पिदरू तलगला, ऐसा मानो तुम्हारा जलजला हो, तो इसी तरीके से याद रखना है पिदरू तलगला। आगे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जैसे SSDN। तो कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है किसकी? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। यह भी पूछ सकता है कौन जारी करता है। तो प्यारे बच्चों बताएं कि ये रिपोर्ट में कौन सा देश पहले नंबर पर है, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? चलो जी, बहुत शानदार, सभी बच्चों का जवाब आता हुआ, और सभी बच्चों का जवाब आएगा बहुत जल्दी से, बहुत बढ़िया। नॉर्वे बता रहे हैं, सी है शायद नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई। तो बताएं, अगर मैं बात करूं यहां पर प्यारे बच्चों, तो ये जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो नेटवर्क है ना, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। ये सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें अगर मैं भारत की रैंक की बात करूं, इंडिया की रैंक, भारत की रैंक रही है 109वीं रैंक पर रहा है अपना इंडिया। प्यारे बच्चों, पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है? पहले नंबर पे रहा है फिनलैंड देश, फिनलैंड। दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है सर? दूसरे नंबर पे रहा है स्वीडन। और तीसरे नंबर पे कौन सा रहा है बच्चों? तो तीसरे पर रहा है डेनमार्क। तो याद रखिएगा, फिनलैंड का पहला नंबर है सतत विकास रिपोर्ट में। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड, और बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। तो जो भी यहां प्रश्न आपके लिए कराए जाएंगे वो बड़े इंपोर्टेंट होंगे, गलत भी होंगे आपसे, लेकिन आप सीखोगे। मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है प्यारे बच्चों, कि जब भी आप ये प्रैक्टिस सेशन लिया करो तो अपने साथ एक नोटबुक रख लो, 20-30 रुपए का एक नोटबुक ले लो। जितनी चीजें आपको आती हैं वो रिवाइज होंगी, जो नई चीजें सीखते हो, नई चीज दिखाई दे। ये सबसे बड़ी कमी होती है, फिर कहते हो आपकी गुरुजी ये चीज पढ़ी थी दिमाग से निकल गई। तो आप जो कॉपी में छोटा छोटा लिख लोगे, एक पेज पर एक दिन का लिख लो पूरा, एक हफ्ते का जब हो जाए कंप्लीट तो एक बार एक हफ्ते में संडे को उसे रिवाइज कर लो। संडे को 2 घंटे का समय निकालोगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा। कितने बच्चे ये काम करते हैं? जो बच्चे ये काम नहीं करते उनके लिए मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप इस क्लास से जुड़ रहे हैं
और चाहते हैं कि आपकी जीके जीएस मजबूत हो, तो प्यारे बच्चों उसका एक ही उपाय है कि आप रिवीजन करें। रिवीजन उसका करें जो आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर लगातार प्यारे बच्चों अगर आप रिवीजन करेंगे और बेहतर तरीके से सेशन से जुड़ेंगे तो आप जीके जीएस अपने आप ही बेहतर होने लगेगी, ठीक है ना। तो ये काम जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे बात करेंगे। रितेश बेटा ब्लॉक हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, जो भी बदतमीजी करेगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। इधर आ जाएं, बताएं 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो हाल ही में भारत ने किस देश को हराया है? भारत 5 बार जीत चुका है। 2011 में जीता था प्यारे बच्चों, इसके बाद 2016 में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती थी पुरुष वाली 2016 में, फिर 2018 में पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से दोनों जीते घोषित किए गए थे। 2023 में भारत ने मलेशिया को हराकर प्यारे बच्चों ये ट्रॉफी जीती थी, और अब 2024 में भी भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का पुरुष टाइटल जीत लिया है। 2024 में भारत ने किस देश को हराया है? प्यारे बच्चों नेपाल को हराकर जीता है, चीन को हराकर, पाकिस्तान को हराकर या दक्षिण कोरिया को हराकर। प्यारे बच्चे सही जवाब क्या होगा? चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है साउथ अफ्रीका। रे देवता, साउथ अफ्रीका ऑप्शन में भी ना है, साउथ कोरिया है वो। तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों चाइना। भारत ने चीन को हराकर 2024 का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष वाली जीत ली है। भारत 2011, 16, 18, 23 और 24 यानी कि 5 बार ये खिताब जीत चुका है, 5 बार जीता है भारत ने। ठीक है जी। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों, जुलाई 2024 में कौन तीसरी बार वेनेजुला के राष्ट्रपति बने हैं? तो वेनेजुला के तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? डिक सूफ हैं, कीर स्टारमर हैं, निकोलस मादुरो हैं, मार्क रूटे हैं। सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों वेनेजुला की जो आपकी प्यारे बच्चों कैपिटल है वो है काराकस, और इसकी मुद्रा है वॉलीवर, बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसकी कैपिटल राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा काराकस इसकी राजधानी है। अगर प्यारे बच्चों मैं इसकी करेंसी की बात करूं, मुद्रा की बात करूं, तो प्यारे बच्चों इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा वॉलीवर इसकी मुद्रा है। क्या है प्यारे बच्चों? वॉलीवर इसकी करेंसी का नाम है। तो वॉलीवर इसकी प्यारे बच्चों मुद्रा है, और काराकस बच्चों इसकी क्या है? यानी कि राजधानी है। प्यारे बच्चों तीसरी बार निकोलस मादुरो वेनेजुला के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखिएगा निकोलस मादुरो। सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सी वाला जवाब एकदम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? करेक्ट हो जाता है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ के साथ इतना काम तो कर ही दिया करो कंजूस प्राणियों। चलो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है और ध्यान से देखें और इसका जवाब दें। प्रश्न कह रहा है बेटा किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? तो बताएं एक बार सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया तन्नू, एक बार थोड़ा होश में आ जाओ तन्नू, है नहीं तो बेटा जान और प्राण सारे बाहर कर दिए जाएंगे। हैं थोड़ा कायदे में आ जाओ, नहीं तो हम अलकायदा बन जाएंगे आपको कायदे में लाने के लिए। इसीलिए चीजों को ध्यान से समझा करो। तो बताएं बच्चों सही जवाब क्या होगा? बहुत शानदार। तो बताएं बेटा यानी कि ध्वजवाहक कौन थे पेरिस ओलंपिक में? प्यारे बच्चों पेरिस ओलंपिक की जो मेडल टैली है उसमें पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है सबसे ज्यादा पदक? अमेरिका ने जीते हैं। कितने? 126 पदक जीते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है? चाइना ने 91 पदक जीते हैं, 91 मेडल। तीसरे नंबर पे कौन सा देश रहा है? जापान। तो पहले 3 देश पता होने चाहिए। जापान ने कितने मेडल जीते हैं? 45 मेडल जीते। भारत रहा है बेटा अपना इंडिया। भारत की पेरिस ओलंपिक में कौन सी रैंक रही है? तो 71। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते हैं। क्या इस बार भारत को कोई गोल्ड मिला? कोई गोल्ड नहीं मिला। भारत को प्यारे बच्चों गोल्ड के नाम पे 0 मिला, सिल्वर के नाम पे 1 पदक मिला और ब्रॉन्ज के नाम पर 5 पदक मिले। टोटल मिलाकर 6 मेडल मिले हैं भारत को। तो भारत की रैंक 71वीं रही है। प्यारे बच्चों पीवी सिंधु और अचत शरण कमल जो है, अचत शरद कमल,
बच्चों ये अचंता शरद कमल जो है ये दोनों ने मिलकर ध्वज वाहन किया था। तो पीवी सिंधु महिला और अचंता शरद कमल जो है ये पुरुष वर्ग से ध्वजवाहक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो बहुत शानदार। आगे चलेंगे बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? देखो ये सभी आपको ये तो पता होगा कि ये राजस्थान के नृत्य हैं। जैसे कि एक भवाई नृत्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भवाई। प्यारे बच्चों एक तेहरा ताली है, ये भी राजस्थान का ही है। एक है घूमर नृत्य, एक है कालबेलिया नृत्य। ये सभी प्यारे बच्चों आपके कहां के नृत्य हैं? राजस्थान के हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में घूमर है, कच्ची घोड़ी होता है। एक घूमर भी कहां का है? राजस्थान का। प्यारे बच्चों कच्ची घोड़ी कहां का है? कच्ची घोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्ची घोड़ी भी, कच्ची घोड़ी पक्की घोड़ी। ठीक है, भवाई भी राजस्थान का है। तेहरा ताली बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान का। घूमर मैंने आपको बता दिया कि घूमर भी है। और प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा भवाई, एक बच्चों चक्री भी है, चक्री नृत्य, चक्री भवाई के साथ चक्री। तो याद रखिएगा चक्री भी पूछा जाए तो चक्री नृत्य कहां का है? राजस्थान का। प्यारे बच्चों कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य जो है ये सपेरे जो होते हैं ना, सपेरे, सपेरा समाज, ये सपेरा है जो सांप को पालते हैं, इस समाज द्वारा किया जाता है। और इसे 2010 में, वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में शामिल किया गया है। तो सही जवाब होगा वर्ष 2010। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के बाघ अभ्यारण्य स्थित है? जल्दी से बताएंगे। पक्के बाघ अभ्यारण्य प्यारे बच्चों कहां है? जल्दी से जवाब आना चाहिए सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है जी, तो एक बार बताएं, सभी का जवाब आना चाहिए। पक्के टाइगर रिजर्व जहां बाघ को रखा जाता है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं मोल्लेन टाइगर रिजर्व, मोल्लेन बेसिकली मोल्लेन जो है टाइगर रिजर्व नहीं है, नेशनल पार्क है। मोल्लेन नेशनल पार्क कहां है? मिजोरम में। और असम के अंदर तो आप जानते हैं काजीरंगा है, असम के अंदर बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ठीक है ना, काजीरंगा है, औरंग है, नामेरी है, मानस है। तो बच्चों काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए नेशनल पार्क काजीरंगा है, नामेरी है, नामेरी है, औरंग है, औरंग, डिब्रू सेखोबा है, दिहांग दिबांग है प्यारे बच्चों आपका। ये कहां के? असम के नेशनल पार्क। प्यारे बच्चों जो आंध्र प्रदेश है यहां पर है श्री शैलम, श्री शैलम। तो श्री शैलम जो आपका टाइगर रिजर्व है बेटा, जिसे नागार्जुन टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। प्यारे बच्चों पक्के कहां है? पक्के, पक्के टाइगर रिजर्व है आपका बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो पता रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। यही अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, नामदफा और मेलिंग नेशनल पार्क भी हैं। तो नामदफा और मेलिंग नेशनल पार्क कहां है? तो नामदफा और मेलिंग नेशनल पार्क भी आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व कई बार एसएससी एग्जाम में पूछ चुकी है। तो पक्के अरुणाचल प्रदेश के, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश मत कर देना। श्री शैलम टाइगर रिजर्व कहां है? आंध्र प्रदेश में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान प्रश्न है, बताएं एक बार। चलो भाई बताएं जल्दी से एक बार, मुझे नहीं पता था, नहीं पता है तो पता कर लो ना। यही चीज तो है कि आप इसमें सीखते हैं चीजों को, ठीक है ना भाई। और बेटा जो भी कबूतर ज्यादा फड़फड़ाएगा समझ लेना उसके पंख कुतर दिए जाएंगे, समझ लो ना। तो पंख कुतरने की नौबत ना आने देना। तो इसीलिए एक सभ्यता और एक मर्यादा बनी रहे क्लास में। आप सभी सभ्य बच्चे हैं तो सभ्यता के दायरे में रहते हुए चीजों को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। बताएं एक बार। प्यारे बच्चों आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि
1945 में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, स्थापना, तो ये भी बात याद रखोगे। प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। किसका करना है? यूनेस्को का। ठीक है, और साथ के साथ प्यारे बच्चों और क्या इंपोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, इसके 195 देश इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। 195वां देश जो बना है वो कौन सा बना है? तो याद रखिएगा फिलिस्तीन बना है। फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन प्यारे बच्चों इसका 195वां मेंबर कंट्री बना है। किसका? यूनेस्को का। यह भी बात इंपोर्टेंट है। इसके हेड कौन है? तो बच्चों आंद्रे ओजेले, नाम सुना होगा, आंद्रे ओजेले, या आंद्रे ओजोल भी बोल देते हैं, ओजेले भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो यूनेस्को की नई लिस्ट आई है इसमें विश्व के कुल हेरिटेज शामिल जो है उनकी संख्या कितनी है? कोई बच्चा बताएगा? कुल हेरिटेज जो है प्यारे बच्चों उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 1223, दुनिया के कुल 1223 धरोहर शामिल हैं। सबसे ज्यादा किसके हैं? इटली की हेरिटेज शामिल है। इटली के कितने शामिल हैं गुरुजी? तो इटली के 61 हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है। चीन के कितने हेरिटेज शामिल हैं? 59। प्यारे बच्चों अपने भारत के कितने धरोहर स्थल हैं? तो भारत के 43 हैं अभी वर्तमान में, 43 जो यूनेस्को में शामिल हैं। 43वां कौन सा है? असम का मोइदमा। तो असम का मोइदमा जो कि अहोल राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। तो 43। अब एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि यूनेस्को में शामिल सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट किस देश की है? तो इटली की है, 61। और यही प्रश्न आप कई बार कंफ्यूजन में गलत कराते हो अगर नहीं पता होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? बताएं। तो भारत के वो कौन शहनाई वादक हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को, जब भारत को आजादी मिली थी, उस समय पर शहनाई बजाई थी? 15 अगस्त 1947 को। इन्हें प्यारे बच्चों भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। और भारत रत्न इन्हें किस वर्ष मिला, यह बात भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो वर्ष 2001 में। इससे पहले इन्हें कई सारे पद्म अवार्ड मिले थे। 1961 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, पद्मश्री मिला था इन्हें। फिर इसके बाद 1968 में बच्चों इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण। इसके बाद में प्यारे बच्चों 1980 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण भी दिया गया। ये कौन हस्ती हैं ऐसे जो शहनाई वादक हैं और लाल किले पर शहनाई इन्होंने बजाई थी? तो सही जवाब आएगा D4 बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां वो व्यक्ति हैं, वो भारत के शहनाई वादक हैं जिन्होंने जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय शहनाई बजाई थी। तो डी बिस्मिल्लाह खां, और इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो बहुत शानदार। इनका जन्म हुआ था बिहार के अंदर। आगे बात करेंगे बच्चों, संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो संविधान की जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, इसका संबंध प्यारे बच्चों किससे है? बहुत बढ़िया, तो बताएं एक बार सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। 22 भाषाएं, संविधान के अंदर जो 22 भाषाएं हैं आप जानते हैं वो कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल है। 8वीं अनुसूची में प्यारे बच्चों आपका 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लैंड रिफॉर्म्स, पंचायत, तो पंचायतों के लिए आप जानते हैं पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, और यह संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर शामिल है पंचायत। ठीक है ना भाई, तो ग्राम पंचायत। और प्यारे बच्चों इसमें 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए पंचायतों से जुड़े? तो 29 विषय इसमें दिए गए, 29 विषय, 29 विषय इसमें दिए गए हैं। प्यारे बच्चों दल बदल विरोधी कानून, अगर आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसके लिए संविधान में 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है।
10वीं अनुसूची दी गई है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में, 1985 में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। प्यारे बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में। प्यारे बच्चों, 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून दिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। संविधान का आप जानते हैं ना, आर्टिकल 31 जो कि हमारे मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया और प्यारे बच्चों उसे क्या बनाया गया? उसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है ना, तो वो वाला मामला है। तो ये भूमि अधिग्रहण सरकार की जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ था। आप जानते हैं बैसाखी के दिन। ठीक है ना भाई, किसके? ये कह रहा है विनिमय अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। अब भारत सरकार अधिनियम कई आए हैं अलग अलग, 1935 में भी आया तो भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, इसके विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, इसके विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया, काला कानून। इसका विरोध हुआ भारत में क्योंकि इसमें किसी भी यानी कि बच्चों लीडर की गिरफ्तारी, ठीक है ना, बिना किसी दलील के, बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब तरीके से की जा सकती थी। इसीलिए जो ये रॉलेट एक्ट था, गांधी जी ने इसे क्या कहा था? काला कानून कहा था बेटा जी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही, यानी कि आप जानते हैं दो जो नेता थे, एक नेता थे सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, और एक थे सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है ना भाई, तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा अमृतसर के अंदर, अमृतसर के अंदर, अमृतसर में। ठीक है जी, अमृतसर में कब? 13 अप्रैल 1919 को। और यहां पर आप जानते हैं कि जनरल डायर ने यहां पर गोलियां चलवा दी जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ये बताएं आप मुझे, इसकी जांच करने वाली कमेटी कौन सी थी? पेपर में ये बात भी पूछी गई है आपसे, बताएं जल्दी से क्या होगा सही जवाब। हंटर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है जी, तो कौन सा? हंटर आयोग। एक हंटर आयोग और भी बना था पहले, लेकिन ये वाला हंटर आयोग जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। हंटर कमीशन, हंटर आयोग। ठीक है ना भाई, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? एसएससी जीडी में इस बार पूछा गया प्रश्न है। तो आज जो आप पढ़ रहे हैं ना प्रश्न, उसमें से 8 से 10 प्रश्न मैंने वो लिए हैं जो लेटेस्ट एसएससी जीडी में प्यारे बच्चों आपके पूछे गए हैं। बताएं एक बार सही जवाब क्या होगा? बताएं जल्दी से एक बार, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए भाई। क्या होगा सही जवाब बेटा जी? एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। सही जवाब क्या होगा? तो आप जानते हैं समुद्री सीमा 8 देश, 4 देश, 2 देश, 6 देश। देखो स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा भारत की, तो लैंड बॉर्डर भारत का 7 देशों से लगता है। 7 देश याद रखिएगा। ठीक है जी, कितने देश से? 15,200 किलोमीटर लंबा है, कहीं 106 भी लिखा मिलता है, 15,106। अगर समुद्री सीमा की बात करें, केवल समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा जो है बेटा जी केवल मालदीव, मालदीव और श्रीलंका से लगती है। ये दोनों प्यारे बच्चों भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश भी हैं। द्वीपीय आइलैंड, द्वीपीय पड़ोसी देश भी हैं, द्वीपीय पड़ोसी देश। और याद रखिएगा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भी है।
ठीक है ना भाई, बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे, अगर ये पूछे कि जल और स्थल दोनों से किनकी लगती है, जल और स्थल दोनों से, तो जल और स्थल से लगने वाले देश कौन से हैं? एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान। एक बच्चों आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और एक प्यारे बच्चों आपका म्यांमार है, म्यांमार। तो ये जल और स्थल दोनों से कनेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। तो सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा जी, सही जवाब होगा केवल 2 देश ऐसे हैं, याद रखिएगा। अब मुझे बताएंगे मालदीव की भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा मालदीव की भाषा। तो बेटा ये भी पेपर में पूछी गई है, याद रखना है, धिवेही। धिवेही जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा है। मालदीव की राजधानी माले और यहां की मुद्रा रुपया है, रुपया। ठीक है जी, बहुत शानदार। आगे चलेंगे बेटा जी, अगला प्रश्न क्या कहता है? ये कह रहा है संगीत नाटक अकादमी जो है आपकी, संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। तो कौन सा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई? बताएं जल्दी से एक बार। एक बार सभी का जवाब आना चाहिए। कहां स्थित है? यानी कि दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है प्यारे बच्चों? दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है जी, कहां है बेटा जी? दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है। ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? मंत्रालय तो याद रखना है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन, संस्कृति, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है। किस मिनिस्ट्री के अधीन आती है बेटा? संस्कृति मंत्रालय। प्यारे बच्चों जब ये स्थापित हुई थी उस समय राष्ट्रपति के एक प्रस्ताव पास किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। उस समय राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो राष्ट्रपति थे कौन प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। प्यारे बच्चे किस विभाग ने प्रस्ताव पारित किया था? शिक्षा विभाग द्वारा पास किया गया था। तो शिक्षा विभाग ने 1952 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में दिल्ली के अंदर की गई थी, 1952 में बेटा जी। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। आगे बात करेंगे बेटा, अगला बात ना करें आपस में, मैं बता रहा हूं आपको। आगे कह रहा है बेटा जी ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो आप जानते हैं ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, वॉट मीटर स्क्वायर या हर्ट्ज, बताएं। आप जानते हैं प्यारे बच्चों ध्वनि तरंगें जो हैं इन्हें चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम। सबसे ज्यादा चाल जो होती है ध्वनि की वो ठोस में होती है, स्टील में, फिर होती है द्रव में और सबसे कम होती है गैस में। ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, लाउडनेस ऑफ द साउंड, ध्वनि कितनी तेज है। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है भीड़। ओहो तुम कितने खतरनाक हो, डी बता रहे हैं हर्ट्ज। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बेटा। तो सही जवाब क्या होगा आपका? कौन बच्चा बताएगा? तो क्या होगा 14वें प्रश्न का सही जवाब बेटा जी? ध्वनि की लाउडनेस को किससे मेजर किया जाता है? बेटा हर्ट्ज में तो ध्वनि की आवृत्ति को मापते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति जानते ना, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को, 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, जबकि डेसिबल में
ध्वनि के लाउडनेस को मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, तुम घोंचू ही रहोगे, इतने आसान प्रश्न भी गलत कर रहे हैं, यही आप पेपर में करके आते हैं। आगे बात करें बेटा जी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बहुत बढ़िया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना भाई, चार्ल्स मेटाकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन थे प्यारे बच्चों? चार्ल्स मेटाकाफ, जो भारत के गवर्नर थे उस समय। और बच्चों पंजाब की ओर से महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत हुई, तो याद रखिएगा अमृतसर की संधि से कश्मीर में डोगरा शासन प्रारंभ हुआ। यह पूछा जा सकता है कि डोगरा शासन कश्मीर में किस संधि से शुरू हुआ था? तो डोगरा शासन की शुरुआत हुई थी, डोगरा शासन प्रारंभ हुआ था। और यह संधि हुई थी प्यारे बच्चों कब? तो याद रखिएगा 25 अप्रैल 1809 में। 25 अप्रैल 1809 में यह संधि हुई थी चार्ल्स मेटाकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं बेटा जी अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यह कह रहा है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, बताएं जल्दी से एक बार। ठीक है जी, तो बांसुरी वादन है या तबला वादन है, शहनाई वादन है, या बच्चों आपका घटम? तो बच्चों टी.एच. विनायक राम, एक घटम भी एक यानी कि स्वर वाद्य यंत्र होता है। टी.एच. विनायक राम, टी.एच. विनायक राम जो है ये प्यारे बच्चों घटम बजाते हैं। बांसुरी वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना भाई, आप जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादक हैं भारत के प्रसिद्ध। बताएं, सी बता रहे हैं बांसुरी बात खत्म, तुम्हारी बांसुरी बजाऊंगा मैं अभी, टेंशन मत लो। ठीक है जी, तो याद रखोगे, सॉरी बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक हैं बेटा, हमने उल्टा लिख दिया है, तो यहां लिख देना बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिल्कुल सही बात। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। प्यारे बच्चों जाकिर हुसैन किशन महाराज तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला। और पन्नालाल घोष बेटा बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी कौन कौन बजाते हैं? तो बांसुरी वादक में और नाम आता है हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हरि प्रसाद चौरसिया का, हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, आप जानते हैं, तबला वादक। जाकिर हुसैन किशन महाराज, समता प्रसाद मिश्र भी, ठीक है ना भाई, जो बनारस घराने के हैं ना, समता प्रसाद मिश्र भी किससे संबंधित हैं? तो आपके ये भी तबला वादन से, याद रखिएगा। ठीक है ना, मैं भी बजाती हूं बांसुरी सर, बहुत बढ़िया अग्नि, आप ऐसे ही बांसुरी बजाते रहें। आगे बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू पर्व असम में मनाया जाता है। तो असम में प्यारे बच्चों बीहू, ठीक है ना भाई, और देहिंग पटकाई एक पर्व होता है, मी दम मी फी एक पर्व होता है असम का। तो एक तो बीहू है असम का फेमस फेस्टिवल, एक मे दम मी फी ये भी कहां का है? असम का। प्यारे बच्चों एक दिहिंग पटकाई पर्व है, दिहांग पटकाई कहां का है? तो दिहांग पटकाई भी बेटा आपका
ये भी असम का है। तो बीहू मेदम मीफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेदम मीफी। आगे बात करें प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में कौन से मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, ठीक है ना भाई। गंगा सागर मेला लगता है, तो दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा बहुत फेमस फेस्टिवल है पश्चिम बंगाल का। और एक प्यारे बच्चों आपका पश्चिम बंगाल में और क्या मनाया जाता है? एक गंगा सागर मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ का, गंगा सागर मेला पूछ लेता है कई बार। गंगा सागर मेला कहां लगता है? वेस्ट बंगाल में। प्यारे बच्चों तमिलनाडु के तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, पोंगल और एक जलीकट्टू थाई पुशुम भी है। तो पोंगल, जलीकट्टू, जलीकट्टू और प्यारे बच्चों थाई पुशुम, थाई पुशुम, थाई पुशुम ये कहां के हैं बेटा जी? तमिलनाडु के। और बच्चों बुनालू कहां का है? बुनालू, बुनालू तेलंगाना का है। अच्छा बताएं मुझे बथुकम्मा कहां का है? बथुकम्मा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बथुकम्मा, जल्दी से बताएंगे। बथुकम्मा पर्व कहां का है? किस राज्य का है? जल्दी से जवाब आना चाहिए। बथुकम्मा पर्व कहां? जल्दी से बताएं बेटा जी, बहुत शानदार। बथुकम बेटा रोज चलती है खुशी, ये 7 बजे क्लास, ठीक है ना, मंडे टू सैटरडे। बथुकम्मा कहां का त्योहार है बेटा जी? एक बार बताएं जल्दी से। बोनालू बथुकम्मा कहां? तेलंगाना, बहुत शानदार। बेटा एक मेधराम यात्रा का नाम सुना होगा, मेधराम सरलम्मा यात्रा। तो मेधराम, मेधराम यात्रा, मेधराम यात्रा पर्व है, मेधराम यात्रा, ये भी तेलंगाना का है। तो तेलंगाना में, तेलंगाना, ठीक है जी। मेधराम यात्रा कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे बेटा जी अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? कौन सा काम आरबीआई करता है? आरबीआई देश का आप जानते हैं, आरबीआई 1935 में स्थापित हुआ। प्यारे बच्चों सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है आरबीआई। सेंट्रल बैंक होने के साथ ही आप जानते हैं इसके कई सारे काम हैं। ये देश में करेंसी इशू करता है, तो बेटा मुद्रा जारी करना, बिल्कुल मुद्रा जारी करता है। 1 रुपए से बड़े सभी नोट आरबीआई जारी करता है, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं उस पर, ठीक है जी। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। इसे प्यारे बच्चों गवर्नमेंट बैंक, सरकार का बैंक, गवर्नमेंट बैंक, क्योंकि सरकार के जितने भी काम होते हैं, सरकार को पैसे देना, ये भी इसी का है। ये मौद्रिक नीति बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो मौद्रिक नीति निर्माण करना, साथ के साथ बेटा साख का नियंत्रण करना, क्रेडिट कंट्रोल जिसे बोलते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल करना किसका काम है? साख का नियंत्रण, देश में धन का नियंत्रण करना। विदेशी मुद्रा, फॉरेन रिजर्व, जिसे फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करना, विदेशी मुद्रा भंडार को कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। तो बच्चों यानी कि ये क्या करता है? मुद्रा जारी करता है। आखिरी कर्जदाता, लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, यानी कि जब बैंकों को कहीं से कर्जा नहीं मिलता, तो इसका मतलब बेटा जी यानी कि आरबीआई उन बैंकों को कर्जा देता है। 1 और 2 दोनों, बोथ आर राइट, यानी कि दोनों ही सही हैं। इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है, और प्यारे बच्चों ये मुद्रा भी जारी करता है। तो बैंकों का बैंक है, बैंकों के लिए नियम कायदे कानून बनाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? बताएं जल्दी से, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों भारत के दूसरे सही जवाब, तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, पहले थे आप जानते हैं सीडीएस, ये नया पद बनाया गया था तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। पहले थे जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, लेकिन इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, आप जानते हैं, ठीक है ना। और भारत के इनके बाद जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे, उनका नाम क्या है प्यारे बच्चों? उनका नाम मनोज मुकुंद नरवणे है, एडमिरल आल हरि कुमार है,
या फिर मनोज पांडे है या फिर जनरल अनिल चौहान है? तो भैया भारत के दूसरे सीडीएस जो बने वो कौन बने थे? विपिन रावत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, डी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे बात करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताएंगे ईश्वर चंद विद्यासागर, हरिदास ठाकुर या फिर ज्योतिबा फूले या फिर घासीदास? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सत्य शोधक समाज कब स्थापित हुआ? 1873 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 1873 में। कहां हुई थी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कहां हुई थी? तो बच्चों महाराष्ट्र के पुणे में। कहां हुई थी बेटा जी? महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी बेटा जी, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है जी। किसके द्वारा हुई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ज्योतिबा फूले। बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज को स्थापित करने वाले कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। आगे चलेंगे। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? आप जानते हैं फुटबॉल से है, किससे है? तो बेटा हॉकी से संबंधित रंगा स्वामी है, ठीक है ना भाई। और ध्यानचंद ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है। बैडमिंटन से आप जानते हैं थॉमस कप है, उबेर कप है। तो बैडमिंटन का कौन सा है बेटा? थॉमस कप, थॉमस कप और उबेर कप। उबेर कप, थॉमस कप, उबेर कप बैडमिंटन के हैं। हॉकी के प्यारे बच्चों रंगा स्वामी तो है ही हॉकी का। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा हॉकी, पगलुओ हॉकी, ठीक है ना। और ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, तो बेटा आगा खां कप हो गया। ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई मेजर ध्यानचंद की, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई आपकी। साथ के साथ नेहरू ट्रॉफी हो गई आपकी, नेहरू ट्रॉफी हो गई बेटा जी। ये इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब आप जानते हैं फुटबॉल का कौन सा है? चलो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का संबंध बच्चों, संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना भाई। क्लास खत्म होने के बाद सभी का जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये सभी किसके हैं प्यारे बच्चों? ये सभी टेनिस के टूर्नामेंट हैं। हाँ, कबूतर उड़ेगा। चाची 420, चाची कल करवा चौथ है, थोड़ा चाचा ध्यान दो आप जो है, क्यों यहां फालतू तुम परेशान घूम रही हो भाई। आजकल कभी चाची आती है क्लास में, कभी बुआ आती है बच्चों। इस चाची बुआ का समझ में नहीं आ रहा है मामला में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। ये आपने सुना होगा ना, पहले जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे उस समय बेटा, यानी कि जो राक्षसनी होती थी वो प्यारे बच्चों बड़ा सुंदर रूप धर के ऋषि मुनि की तपस्याओं को भंग करने आ जाती थी। इसी प्रकार से चाची, आंटी, नोटी, क्यूटी, जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं आपकी तपस्या में बाधा डालने के लिए, ये पुरुष ही हैं, ये पुरुष ही हैं, ये कोई लड़की पड़की नहीं है, ये पुरुष हैं। ये तुम्हारी तपस्या को भंग करने आती हैं, तुम्हारी पढ़ाई में सिर्फ डिस्टरबेंस पैदा करना है, ठीक है। तुम्हें तो अपना चीजों पर ध्यान देना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है। तो चाची सिर्फ भटका रही है, आपको भटकना नहीं है। सख्त बन जाओ, सख्त मजबूत बन जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो चाची तुम्हें मुक्ति दे देंगे हम कल, आज तो तुम्हें माफ कर दिया है, कल आप आराम से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करो। अगर मंडे में चाची दिखी दोबारा तो चाची का इंतकाल करवा देंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को, नमस्कार। मिलेंगे आगे कल, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।